बाद में कुछ और जानकारियां जो आई हैं उसमें एक बड़ी जानकारी जो है वो हासन संसदीय क्षेत्र से, हमने इस बात पर हैरानी जताई थी कि ऐसे लोग भी क्या आगे दिखाई देंगे। वो नाम था प्रज्वल रेवन्ना का। प्रज्वल रेवन्ना के संदर्भ में तात्कालिक अपडेट यह है कि वो 28,250 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जेडीएस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के साथ अलायंस में ये चुनाव है। शत्रुघ्न सिन्हा के संदर्भ में हमारी दिलचस्पी थी आसनसोल के संदर्भ में। वो शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने भाजपा छोड़ी थी, टीएमसी उनको अब भी रास आ रही है, 40,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जिनकी संस्था चली गई थी सवाल पूछने के नाम पर और उन्होंने इसे लोकतंत्र के ऊपर हमला करार दिया था, वो नाम है महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा की पिछली बार भले ही सांसदी छीन ली हो, पर जनता उन्हें फिर सांसद बना रही है। 52,175 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दुर्गापुर सीट से कीर्ति आजाद 70,000 वोटों से आगे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। लद्दाख में भाजपा हार रही है, मोहम्मद हरीफ जीत रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो रुझान मैं साझा करना चाहता हूं, मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करूंगा। पर डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये अपडेट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। जम्मू कश्मीर धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति, 6 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में चुनाव न लड़ने का फैसला किया, पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि बारामूला से अब वो 97,358 वोटों से आगे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला के मुकाबले। उमर अब्दुल्ला चुनाव हार रहे हैं। खबर यह है कि अनंतनाग राजौरी यहां से चुनाव लड़ रही है महबूबा मुफ्ती, वो मियां अल्ताफ अहमद के मुकाबले 1,98,000 वोटों से चुनाव हार रही हैं। तो अब डॉक्टर राकेश पाठक, अब तक का जो जनादेश, अब तक का जो रुझान, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हमारे साथ में रायपुर उत्तर के विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं। तो पुरेंद्र जी आइए। पुरेंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उड़ीसा में बड़ा पसीना बहाया पुरेंद्र मिश्रा जी ने, उड़ीसा में सरकार बन रही है। बैठिए पुरेंद्र जी। डॉक्टर राकेश पाठक। देखिए हिमांशु जी, पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लें कि पहला तो आश्चर्यजनक फैसला बीजेपी का था कि उसने 370 के नाम पर देश भर में ढिढोरा पीटा, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। वो आज तक उस पहेली को कोई हल नहीं कर पाया कि बीजेपी वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ी। जम्मू में तो उसका हमेशा से अच्छा प्रभाव रहा है और इस वक्त जो आंकड़े आप बता रहे हैं, लगता है जम्मू कश्मीर की जनता वहां के जो मठाधीश हैं उन्हें आईना दिखाने पर उतारी। अब जो देशव्यापी परिदृश्य है उस पर थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फिलहाल की जो लहर या जो भी जीत अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, उसमें बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ा गड्ढा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन चुके हैं। अब बहुत ज्यादा परिवर्तन शाम तक नहीं होगा, लेकिन उसी तरह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाले। यद्यपि उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे अनुमान शुरू से थे कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी कुछ करिश्मा दिखा सकती। देखिए आज सुबह जो सबसे पहला आंकड़ा, सबसे पहला चौंकाने वाला जो रुझान आया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछड़ने का था बनारस से। हम सब जानते थे वे बहुत आसानी से नहीं हारेंगे वहां पर, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनका आंकड़ा जो गैप है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना राहुल गांधी का वायनाड या रायबरेली का है। फिलहाल हम दोनों राष्ट्रीय नेताओं की बात। बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो जो बढ़त लिए हुए है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ब्रांड मोदी के लिए बहुत बड़ी और चिंता की बात है। जिस अयोध्या के राम के नाम पर आपने पूरे देश में वोट मांगा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या जिस फैजाबाद संसदीय सीट पर में शामिल है, वहां से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड इमेज थी, नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड इमेज थी, उसको भी धक्का लगा। शायद भारतीय जनता पार्टी बाद में ये विचार करे कि अकेले एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ना बड़ी कोई राजनीतिक भूल थी। खुद मोदी जी जिस तरह से अपने आप को अविनाशी, अवतार, दैवी शक्तियों से विभूषित बता रहे थे, वो भी मुझे नहीं लगता एक स्वस्थ और शिक्षित लोकतंत्र में, किसी समाज में
किसी व्यक्ति को इतना अहंकार में आना चाहिए। यद्यपि बहुत साधारण बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। मद तो सभी सत्ताधारियों को हो जाता है, चाहे वो किसी पार्टी के हो। फिलहाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की जो सीटें लगातार कम हो रही हैं, आप देख लीजिए तीर के निशान नीचे की तरफ चल रहे। ये बड़ा झटका है, क्योंकि सब कुछ करके भी अगर ये नतीजा है, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बलाए ताक रख दिया। याद करना चाहें तो हम भी भूल जाएंगे। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय दलों को दिखाई दे रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के यही तौर तरीके रहे तो आगे चलकर वे सबको ग्रास बना लेंगे, तो कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी कि आज जो लोग एनडीए गठबंधन में, वे कल सुबह होते होते इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। ये तोड़फोड़ अब चलेगी और इसका असली जो नजारा हमें देखने को मिलेगा वो सदन के फ्लोर पर मिलेगा। हो सकता है सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रपति अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही न्योता दें। ये निर्णय भी अभी शाम तक होना है और स्वाभाविक है, कांग्रेस अगर 100 भी पार कर लेगी, 120 भी हो जाएगी, तब भी उसकी सीटें बीजेपी से ज्यादा नहीं होंगी। यद्यपि हिमांशु, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में वो दृश्य भी देखे हैं कि जब राजीव गांधी 415 से 189 पर आ गए थे, लेकिन सबसे बड़े घटक दल के रूप में थे वे सबसे बड़े घटक दल, क्षमा कीजिए, सबसे बड़े दल के रूप में थे, फिर भी उन्होंने नैतिक हार स्वीकार की थी और सरकार बनाने से इनकार कर। हम जानते हैं उनसे कम सीटों वाली पार्टियों ने अपना एक गठजोड़ बनाया और सरकार बनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे राजनीति में ऐसी किसी शुचिता या नैतिकता के धरातल पर खड़े होकर कोई निर्णय लेंगे। लेकिन आज ब्रांड नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई, आंकड़ों में भले नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई, ये कहना है डॉक्टर राकेश पाठक का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा सीटें भाजपा की आ रही हैं। अभी के जो रुझान है, अगर ये रुझान अंतिम परिणाम में तब्दील होते हैं तो 241 सीटों पर इस समय भाजपा आगे चल रही है। वही कांग्रेस पार्टी 94 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए बहुमत से अभी ठीक ठाक संख्या में आ गए, 298 सीटें हैं एनडीए की और 225 सीटों पर है इंडिया। क्या डॉक्टर राकेश पाठक भावनाओं से ऊपर उठकर यथार्थ राजनीति के आधार पर ये कहने की सीमा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी नहीं कह रहा हूं ऐसा, और न इसमें कोई भावना। मैं एक नागरिक के तौर पर तो शर्म महसूस करता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री इतने स्तरहीन बातें करता है, इतना असत्य मिथ्या वाचन करता है, वो अलग बात है। लेकिन बतौर पत्रकार मैं साफ कह रहा हूं कि अभी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ये तोड़फोड़ आज शाम के बाद शुरू होगी, पर फिर भी बहुत आसान नहीं है कि इस वक्त जो व्यक्ति सरकार में है, जो पार्टी सत्ता में है और ठीक ठाक आंकड़ा अगर वो हासिल कर रही है, तो उसे छोड़कर दूसरे किसी गठबंधन के साथ ये पार्टियां चली जाएं, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसके लिए हमें शाम को 6-7 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को महादेव के बाद उनके समकक्ष रखकर अविनाशी कहता हो, अगर वो 303 से 245 पर आ जाए तो ये नैतिक हार है कि नहीं, ये बताइए। सब कुछ करने तो देखिए, नरेंद्र मोदी की नैतिक हार क्या देश की जीत के रूप में देखी जाएगी? हम अतीत में ये कहते हैं कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत होती है, एक दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार दरकार होती है। 3 दशक तक इस देश ने खंडित जनादेश के साथ सरकारों को चलते हुए देखा है। 10 साल बाद एक बार फिर शायद हम खंडित जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, इस बात से ही खुश है? अरे नरेंद्र मोदी निपट गया, अरे नरेंद्र मोदी ब्रांड खत्म हो गया, या हमें इस बात का भी कहीं कोई मलाल या आशंका या दुख या दर्द हो सकता है कि देश स्पष्ट राय के संदर्भ में चूक गया? बिल्कुल किसी सूरत में नहीं। पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत सरकार ही नहीं मानता जी। जो प्रधानमंत्री गलवान पर हमले के बाद चीन शब्द का उच्चारण न कर सके, वो और उसकी सरकार कैसे मजबूत सरकार कहलाएगी? जिस मजबूत सरकार तथाकथित सरकार के समय में एक राज्य 14 महीने से जलता रहा, 14 महीने तक जलता रहा, मणिपुर का शब्द उच्चारित नहीं कर सके प्रधानमंत्री, कैसे मजबूत प्रधानमंत्री है? कैसी मजबूत सरकार है? देश की राजधानी पर 1.25 साल किसान धरने पर बैठे रहे, 700 किसानों की मौत हो गई, कैसी मजबूत सरकार थी भाई? महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे,
महिलाओं की सुरक्षा की हालत यह है कि देश का गौरव गान करने वाली महिला पहलवान असुरक्षित नहीं, और आपने अच्छा उनके एक बात साथ बताओ खड़े डॉक्टर पाठक जी, अपन अपनी सुविधा से मजबूत और कमजोर कैसे कर लेते हैं? भाई जिस व्यक्ति को तानाशाह बताते हैं तो उसे मजबूत भी मानना पड़ेगा। भाई अब कमजोर लाचार लिजा आदमी तो तानाशाह हो नहीं सकता। भाई तानाशाह होने के लिए पहले दमदार असरदार होना चाहिए। तो अब आप पहले ये तय करो, आप नरेंद्र मोदी जी को क्या मानते हो? कमजोर लिजा आदमी मानते हो या तानाशाह के तौर पर मानते हो? थोड़ा स्पष्ट करो ना, आप दोनों तरफ कैसे हो लेते हो डॉक्टर राकेश पाठक जी? दोनों तरफ नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ, पूरा देश जानता है, बहुत स्पष्ट हूँ। अंदर सिर्फ कमजोर लोगों को डराने की एक प्रवृत्ति है, अपने आप को ईश्वर का अवतार बनाना। इससे ज्यादा डरावनापन और क्या हो सकता है? तानाशाही प्रवृत्तियां ये हैं कि जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हुआ है इस देश में, हम और आप जिस माध्यम पर बात कर रहे हैं, दुनिया में 180 देशों में हमारा स्थान 161वें नंबर पर है। हिमांशु जी, ये किसकी बदौलत है? ये विपक्ष में बैठे किसी नेता ने तो अंकुश नहीं लगा दिया। तो वो प्रवृत्तियां तानाशाही पूर्ण हैं, इसलिए वे कमजोर में, इसलिए उन्हें मैं कमजोर मानता हूं कि वे हमेशा डरे रहते हैं। उन्हें बोलने वाले लोगों से डर लगता है, उन्हें विपक्ष से डर लगता है, उन्हें हर असहमत व्यक्ति से डर लगता है, उन्हें जितना भी लोकतंत्र में की श्रेष्ठताएं होती है वे स्वीकार नहीं है। इसलिए ऐसा मानता हूं मैं, और मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री देश पर हमला करने वाले, देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले, देश का नाम न ले सके और ये कहते हैं न कोई घुसाया है न कोई घुसकर बैठा है, एक राज्य जलता रहा 1.25 साल तक, महिलाओं की नग्न परेड होती रही, वे कैसे सबल सरकार के मुखिया कहलाएंगे हिमांशु जी? अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या अब दल बदल का सिलसिला रुक जाएगा या दल बदल का सिलसिला और बड़ा हो जाएगा? बीच में बड़ी होड़ मची थी, जो देखो वो भाजपा में जा रहा है। अब क्या देखेंगे, भाजपा से लोग दूसरी ओर जाएंगे? देखिए, दल बदल का सिलसिला तो नहीं रुकने वाला इस देश में। हमारे दल बदल कानून सब धरे रह जाते हैं। जिस तरह से राज्य सरकारें तोड़ी गई हैं। आपको रोक क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, जो घर पे आ रहा है उसको मिठाई खिला दूं या अभी रुक जाऊं? जी पाठक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? डॉक्टर राकेश पाठक तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, पर बहरहाल हाल फिलहाल स्थिति यह है कि एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार किए हुए पिछले 3 घंटे से। वो आंकड़ा जस का तस बना हुआ है। एनडीए के 300 पार जाने को लेकर हम इंतजार कर रहे हैं। 298 पे वो आंकड़ा रुक जाता है। इंडिया गठबंधन 227 से 235 के बीच में झूलता रहता है। 543 सीटों के संदर्भ में कहानी यही है। भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 94 पर। अब सवाल 2 है, क्या भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को पार कर लेगी और कांग्रेस क्या 100 के आंकड़े को पार कर लेगी? कांग्रेस जैसी पार्टी क्या 3 डिजिट में पहुंच पाएगी? उत्सुकता का विषय यही है। इस उत्सुकता को बनाए रखेंगे, पर एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा जी से बात करेंगे। पुरंदर मिश्रा जी से हमें छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है उड़ीसा के संदर्भ में, जहां पर तख्ता पलट के आसार बन गए हैं। नवीन पटनायक अब पूर्व मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वहां के रुझान ये बता रहे। तो कहीं जाइएगा